अंजलि की जिंदगी अब एक गहरे छल में बदल चुकी थी। हर रात जब दुनिया चैन से सोती, उसके कमरे की खामोश दीवारें उसके राजों की गवाह बनती। वो बेधड़क अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसी बिस्तर पर अपनी ख्वाहिशों को जीती जहां उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था। लेकिन इस धोखे और छुपे रिश्ते के बीच एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन करती रहती थी, उसकी बीमार और बिस्तर पर पड़ी सास। दिन रात उस लाचार औरत की देखभाल करना अंजलि को किसी सजा से कम नहीं लगता था। धीरे धीरे उसकी चिढ़ और नफरत एक खतरनाक जुनून में बदल गई और आखिरकार उसने उस आखिरी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी सास की मौत के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा पछतावा नहीं था। वो ऐसे अपने प्रेमी के पास लौट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे लगा अब वो पूरी तरह आजाद है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खौफनाक खेल तो आधी रात के बाद शुरू होने वाला है। उस रात बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ और उनके गुनाह का जो अंजाम सामने आया, वो किसी की भी रूह कप्पा देने के लिए काफी था। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती के पीछे एक अंधेरी खाई छिपी थी। उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था और इस दूरी ने उसकी जिंदगी में जो खालीपन पैदा किया वो धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पर ले गया। इस खालीपन को भरने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना, जो अब सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे गहरा राज बन चुका था। मौका मिलते ही वो उसे रात के अंधेरे में घर बुलाती और बंद दरवाजों के पीछे दोनों अपने रिश्ते की हर सीमा पार कर जाते। लेकिन अंजलि की चाहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन ब दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ रही थी कि अब दर्पण भी उसे कम लगने लगा था। उस रात भी दर्पण उससे मिलने आना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी दोनों देर तक फोन पर बात करते हुए अपनी इच्छाओं को हवा देते रहे। दूसरी तरफ घर का माहौल उसकी इस दुनिया से बिल्कुल अलग था, घुटन, उदासी और खामोशी से भरा हुआ। घर में उसका छोटा बेटा, बीमार सास और ससुर बलवंत मौजूद थे। सास की हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर तक सीमित हो चुकी थी। अंजलि को उनसे बेहद नफरत थी और उनकी देखभाल उसे बोझ लगती थी। इसी वजह से उसने रीना नाम की एक केयर टेकर रखी हुई थी। ससुर बलवंत भी कमजोर थे, एक आंख से देख नहीं पाते थे और सुनने में भी दिक्कत थी। लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि वो हर वक्त उनके पास ही रहते थे। एक तरफ घर में बीमारी और बेबसी थी, तो दूसरी तरफ अंजलि इन सब से बेपरवाह अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ दर्पण पर था, कभी कॉल कभी वीडियो कॉल। उसकी जिंदगी अब बस एक झूठ और लालसा के इर्द गिर्द घूम रही थी। शादी के शुरू में उसने एक अच्छी बहू होने का दिखावा किया, लेकिन जल्दी ही वो सब उसे बोझ लगने लगा। शादी से पहले की आजाद जिंदगी और नौकरी अब सिर्फ यादें बन चुकी थी और वो खुद को इस घर की चार दीवारी में कैद महसूस करने लगी थी। उसकी यही घुटन एक दिन और बढ़ गई जब केयर टेकर रीना अपनी तनख्वाह लेने आई और उसने बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। अंजलि ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गई, क्योंकि रीना के जाने का मतलब था कि अब उस बीमार सास की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ जाएगी और ये बात उसे अंदर तक परेशान करने लगी। अगले ही दिन अंजलि का डर सच साबित हो गया। जब वो अपने ससुर बलवंत के साथ मिलकर बीमार सास की सफाई कर रही थी, तो कमरे में फैली सड़ांध और बदबू ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके पेट में जोर की मरोड़ उठी और उसे इतनी तेज उल्टी जैसा महसूस हुआ कि उस दिन वो ठीक से खाना तक नहीं बना पाई। धीरे धीरे उसके अंदर जमा नफरत अब गुस्से में बदलने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो किसी सड़े हुए दलदल में फंस गई है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी घुटन से बचने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को मायके भेजने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये बात फोन पर दर्पण को बताई, उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और लालच झलक उठा। उसने धीमे से कहा कि घर में जितने कम लोग होंगे, हमारी रातें उतनी ही बेखौफ और खुली होंगी। सन्नाटे में हम और करीब आ सकेंगे। ये सुनकर अंजलि के चेहरे पर भी एक चालाक मुस्कान उभर आई। अगली सुबह वो अपने बेटे को छोड़ने घर से निकली। रास्ते में नुक्कड़ पर दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी उसके एक दोस्त ने तंज कसते हुए कहा कि अंजलि में तो गजब की आग है। लोग कहते हैं उसकी कोई भी रात खाली नहीं जाती और उसके कई लोगों से रिश्ते हैं। दूसरे ने बात को और बढ़ाते हुए कहा कि उसने खुद किसी आदमी को रात के अंधेरे में पेड़ के सहारे उसके घर की छत पर चढ़ते देखा है। ये सुनते ही दर्पण का खून खौल उठा। गुस्से और जलन में वो अपने ही दोस्तों से भिड़ गया। मामला बिगड़ता देख एक दोस्त ने उसे अलग खींचकर समझाया कि ऐसी बातों पर ध्यान मत दे। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन शक का बीज उसके दिल में पड़ चुका था, जो अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। सच तो ये था कि उसके दोस्त को उनके रिश्ते की भनक पहले से थी। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तो अंजलि ने दर्पण को घर बुलाया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया, बल्कि अपने उसी दोस्त को भी साथ लाया। उसने दोस्त को बाहर पहरे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर कोई हलचल हो तो तुरंत इशारा करना। अंजलि ने पहले ही पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। दर्पण चुपचाप अंदर आया और सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और बंद कमरे की गर्म हवा में दोनों हर सीमा पार कर गए। लेकिन इसके बाद भी अंजलि की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और अधूरी प्यास साफ दिखाई दे रही थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दर्पण को कमरे में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने नाक से कोड़ते हुए पूछा कि ये कैसी गंध है। अंजलि ने चिढ़कर कहा कि काम वाली छुट्टी पर है और उसे खुद उस बूढ़ी औरत की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। उसके पास से इतनी बदबू आती है कि अब सहन नहीं होता। इतना कहते हुए उसकी नजरें अचानक दर्पण पर टिक गई और उसकी आवाज एकदम ठंडी और खतरनाक हो गई। अंजलि की आंखों में खतरनाक ठंडापन उतर आया और उसने धीमी
धीमी आवाज में कहा कि जिस हालत में उसकी सास है वो बस एक दर्द भरी जिंदगी जी रही है, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर वो रास्ते से हट जाए तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। और वैसे भी उसके बाद उसका ससुर उस सदमे को ज्यादा दिन सह नहीं पाएगा। अंजलि की इन सर्द और डरावनी बातों को सुनकर एक पल के लिए दर्पण अंदर तक हिल गया, लेकिन अंधे प्यार और खतरनाक आकर्षण ने उसके डर को दबा दिया। इंसान की सोच जब बहक जाती है तो सही और गलत की सीमा मिट जाती है, और दर्पण उसी बहाव में बह गया। उसने चुपचाप हामी भर दी। उसी रात दोनों चुपके से सास के कमरे में पहुंचे, और जो हुआ वो एक अंधेरे फैसले का नतीजा था। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसा अपराध छिपा था जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इसके बाद अंजलि अपने कमरे में लौटी। आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की नमी आई, जैसे अंदर कहीं कोई आवाज अब भी जिंदा हो। लेकिन उसने उस एहसास को दबा दिया और खुद को संभालते हुए दर्पण से कहा कि सुबह होते ही वो सबके सामने रोना धोना करेगी, ताकि सबको यही लगे कि मौत स्वाभाविक थी और किसी को उन पर शक नहीं होगा। योजना उसे बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे याद आया कि एक जरूरी चीज वो उसी कमरे में छोड़ आई है। घबराहट में वो तुरंत वापस वहाँ गई, लेकिन उसे वो चीज वहाँ नहीं मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दबे पांव ससुर के कमरे तक गई, पर वो गहरी नींद में था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसने ही कहीं रखकर भूल गई होगी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। इस डर और मानसिक दबाव को दबाने के लिए अंजलि वापस अपने कमरे में लौटी और खुद को पूरी तरह दर्पण के हवाले कर दिया। ऊपर मौत की खामोशी और नीचे उनके पाप की परछाई के बीच दोनों फिर उसी झूठी दुनिया में खो गए। जब सब खत्म हुआ तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। शक से बचने के लिए अंजलि ने दर्पण को तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे पीछे के दरवाजे तक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। घबरा कर वे मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वो भी बाहर से लॉक मिला। अब अंजलि को साफ महसूस होने लगा कि वे किसी खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। डर के मारे वो सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी दरवाजा आ गिरा और वो जोर से नीचे गिर पड़ी। उसके सिर में गहरी चोट लग गई। उसकी चीख सुनकर दर्पण उसे बचाने दौड़ा, लेकिन अंधेरे में उस पर भी हमला हुआ। कुछ ही पलों में दोनों घायल हालत में एक कोने में पड़े थे, और अब उन्हें समझ आने लगा कि घर में कोई है जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तभी उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक चेहरा सामने आया। वो उसका ससुर बलवंत था, और यहीं से उस रात का असली सच सामने आता है। जब अंजलि और दर्पण अपने अपराध को अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त बलवंत की नींद खुल चुकी थी। वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जीवन संगिनी को खोकर वो अंदर से टूट गया और वहीं बैठकर रोने लगा। लेकिन जब वो ये खबर देने अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम रुक गए। अंदर से आती आवाजों ने उसे सब समझा दिया। उस सन्नाटे भरे घर में उसने वो सच सुन लिया जो उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ने के लिए काफी था, और उसी पल उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। लेकिन अब अंजलि और दर्पण जल्द से जल्द उस कपड़े को ढूंढना चाहते थे जिस कपड़े से उन्होंने अपनी सास को मारा था। इसलिए अंजलि और दर्पण उस कपड़े को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकले। तभी बलवंत दबे पांव अंजलि के कमरे में गया, क्योंकि वो उस अनजान आदमी की सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़े मैनफोर्स के एक पैकेट पर पड़ी तो सब कुछ साफ हो गया। उसी पल उसे पूरे खेल का अंदाजा हो गया। अंजलि का नाजायज रिश्ता बने रहे, इसलिए उसकी पत्नी को मारा गया है। अब अंदर ही अंदर टूट चुके बलवंत ने खामोशी से वही कपड़ा उठाया और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही वे दोनों वापस अपने कमरे में गए, उसने कांपते हाथों से अपने बेटे सुरेश को फोन किया और पूरी सच्चाई बताते हुए उसे सुबह तक घर पहुंचने को कहा। लेकिन उसने पुलिस को तुरंत खबर नहीं दी, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसी गुस्से में उसने अपने ही घर को एक खतरनाक जाल में बदल दिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ खून से लथपथ दर्पण बस किसी तरह वहां से बच निकलने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अंजलि और दर्पण को पता चल चुका था कि ये सब उसका ससुर कर रहा है। इसलिए अंजलि ने उसे रोकते हुए कहा कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बलवंत सब जान चुका है और वो अब सीधे पुलिस तक जाएगा। अब बचने का एक ही रास्ता है, उसे भी खत्म करना। ये सुनकर दर्पण के अंदर डर और गहरा गया। उसे एहसास होने लगा कि वो किस खतरनाक दलदल में फंस चुका है। उधर अंधेरे में छिपा बलवंत उनकी हर बात सुन रहा था और गुस्से से उसका खून खौल रहा था। अंजलि उसे ढूंढने के लिए लालटेन लेकर निकली, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वो लालटेन जोरदार धमाके के साथ फट गई। आग की लपटों ने उसके हाथ को बुरी तरह जला दिया और वो दर्द से चीख उठी। इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है कि बलवंत ने अपनी बीमार पत्नी के पास एक इमरजेंसी बटन लगा रखा था, और जब उसकी पत्नी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसने उसी बटन को दबाया था। उसी अलार्म की आवाज से बलवंत की नींद खुली और वो दौड़कर वहां पहुंचा था। अब दर्द और गुस्से में पागल अंजलि और दर्पण ने उसे पकड़ने की योजना बनाई और इस बार वे उसे घेरने में कामयाब हो गए। अंजलि ने पीछे से वार किया और वो कुछ देर के लिए गिर पड़ा, लेकिन होश आते ही फिर से बच निकला। ये सब देखकर अंजलि और ज्यादा क्रूर
हो गई। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगर वो सामने नहीं आया तो वो उसकी पत्नी के शव को जला देगी। ये सुनकर बलवंत खुद को रोक नहीं पाया और बाहर आ गया। जैसे ही वो सामने आया, दोनों उस पर टूट पड़े और बेरहमी से उसे पीटने लगे, लेकिन आखिरी पल में जैसे उसके अंदर एक नई ताकत आ गई और उसने पूरी ताकत से दर्पण को दूर धक्का दिया और फिर अंजलि पर पलटवार किया। उनके बीच चीख पुकार मच गई और उसी अफरा तफरी में बलवंत खुद को छुड़ाकर एक कमरे में बंद हो गया। वहां से उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी सच्चाई बता दी। उधर अंजलि किसी तरह उस कमरे तक पहुंची, लेकिन जब उसने फोन की कॉल हिस्ट्री देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। अब अंजलि को साफ समझ आ गया था कि पुलिस के आने से पहले हालात अपने काबू में करना जरूरी है। उसने घबराकर दर्पण से कहा कि बाहर जो उसका दोस्त पहरा दे रहा है उसे तुरंत अंदर बुलाओ। दर्पण घबरा गया और बोला कि वो अंदर कैसे आएगा, क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तभी अंजलि की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी और उसने कहा कि उसे कहो पीछे वाले आम के पेड़ के सहारे छत से अंदर आ जाए। ये सुनते ही दर्पण के दिमाग में जैसे जोरदार झटका लगा। उसे अपने दोस्तों की वही बातें याद आ गईं और एक पल में उसका भ्रम टूट गया। उसे समझ आ गया कि वो अंजलि के लिए कोई खास नहीं, बल्कि सिर्फ एक इस्तेमाल किया जाने वाला मोहरा है। तभी खिड़की से उसका दोस्त अंदर कूद आया। अंदर का खून खराबा देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर हालात को समझते ही उसने चाकू निकाला और सीधे बलवंत की तरफ बढ़ा। लेकिन अब बलवंत कोई कमजोर बूढ़ा नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक शिकारी बन चुका था। उसने पहले से ही जमीन पर तेल फैला रखा था। जैसे ही वो दोस्त आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। संभलने से पहले ही बलवंत ने भारी चीज से उसका सिर कुचल दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर अंजलि के अंदर तक डर बैठ गया। अब जब मौत उसे इतने करीब दिखाई देने लगी तो उसका चालाक दिमाग अपनी आखिरी चाल चलने लगा। वो भागकर अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से अपने पति सुरेश को फोन मिलाया। फोन उठते ही वो जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए बोली कि जल्दी आ जाओ, घर में एक अनजान आदमी घुस आया है जिसने मम्मी पापा को मार डाला है और उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया है। वो मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ा दर्पण ये सब सुन चुका था और उसी पल उसके सामने अंजलि का असली और बेहद खतरनाक चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया। अब दर्पण पूरी तरह समझ चुका था कि अंजलि अपने गुनाहों का सारा इल्जाम उसी पर डालकर खुद को मासूम साबित करना चाहती है। धोखे और गुस्से में जलता हुआ वो उस पर टूट पड़ा और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन अंजलि चालाकी से उसे चकमा देकर वहां से भाग निकली। दर्पण उसे ढूंढते हुए जैसे ही अंधेरे में एक कमरे में घुसा, बलवंत का बिछाया हुआ एक और जाल उस पर टूट पड़ा और ऊपर रखा भारी गैस सिलेंडर सीधे उसके सिर पर गिरा। उसी एक पल में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ अंजलि अब भी डर और पागलपन में बलवंत को ढूंढ रही थी ताकि उसे भी खत्म कर सके। लेकिन बलवंत इस खूनी खेल को खत्म करने का फैसला कर चुका था। वो खुद को बचाते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, अपने मुंह में छिपाई हुई चाबी निकाली, ताला खोला और बाहर निकल गया। बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई घर को घेर चुकी थीं। घर के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। हर तरफ खून और तबाही फैली हुई थी। एम्बुलेंस के जरिए घायलों और लाशों को बाहर निकाला जाने लगा। तभी सुरेश भी घबराया हुआ वहां पहुंचा और अपने ही घर को इस हालत में देखकर उसकी दुनिया हिल गई। लेकिन जब पुलिस और सुरेश अंदर गए तो उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर टिक गई जिसने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। उस भयानक रात के बावजूद बलवंत ने अपनी पत्नी के शरीर को साफ किया था, उसे नए कपड़े पहनाए थे और पूरे सम्मान के साथ विदा करने की तैयारी की थी। ये वही औरत थी जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। और इसी खामोश लेकिन गहरे दर्द भरे दृश्य के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है। एक तरफ अंजलि की अंधी चाहत और स्वार्थ था, तो दूसरी तरफ बलवंत का सच्चा और अटूट प्रेम। अब सवाल ये है कि अगर आप बलवंत की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उसी तरह बदला लेते या कानून का सहारा लेते? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए।